नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जिस तरह हम सब जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और खासकर इस वर्ष के अगर थीम की अगर बात करें, एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन की अगर बात करें और खासकर विश्व पर्यावरण को लेकर, दिवस को लेकर कई चुनौतियां हम सबके सामने हैं और प्लास्टिक एक बहुत बड़ी चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि मनुष्य की अगर बात करें लगातार तरक्की तो कर रहा है, लेकिन किस प्रकार प्रकृति का दोहन हो रहा है और उसके दुष्परिणाम हम सबके सामने हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, रामबन में जिस तरह जमीन सिंक हो रही है, उसके साथ साथ फॉरेस्ट एरिया की अगर बात करें, जिसका दोहन लगातार हो रहा है और प्लास्टिक उसको इजाफा करता नजर आ रहा है। अब पानी हम पी रहे हैं, खाना हम खा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्लास्टिक उसमें शामिल होता जा रहा है, जिसके दुष्परिणाम हमारे शरीर में सामने आ रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण इस वर्ष का थीम और किस प्रकार न केवल भारतवर्ष बल्कि जम्मू कश्मीर में विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर एक अलग जगाने का प्रयास हम सबका हो सकता है। अकेला प्रयास इसके लिए काफी नहीं है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिसका परिचय आप सबसे करा दूं। मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर श्री ओपी शर्मा विद्यार्थी जी मौजूद हैं। फॉर्मर ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं और ट्री टॉक के माध्यम से पिछले कई सालों से आप जम्मू कश्मीर में एक अलग जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मेरे लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम डॉक्टर सीएम सेठ साहब मौजूद हैं। फॉर्मर चेयरमैन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जम्मू के रह चुके हैं और इसके साथ साथ कई पर्यावरण मैत्री संगठनों को आप लीड कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पर्यावरण के हवाले से आप भी अपना योगदान दे रहे हैं। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं अनमोल औरी, युवा पीढ़ी की अक्कासी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप फाउंडर डायरेक्टर हैं क्लाइमेट फ्रंट जम्मू और पिछले कई सालों से लगातार युवा पीढ़ी को जोड़कर जम्मू कश्मीर में पर्यावरण की एक अलग नींव डालते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। विद्यार्थी साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, पर्यावरण के हवाले से अगर बात करें तो किस नजरिए से जम्मू कश्मीर में आप पर्यावरण की अगर बात करें या फिर उसके दोहन की बात करें, क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर चूंकि पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ पे बहुत ही फ्रेजाइल इकोलॉजी है, माउंटेन इकोलॉजी। और जब डेवलपमेंट के चलते कहीं ना कहीं हम डेनुडेशन करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं या खुदाई करते हैं, सॉइल को निकालते हैं और कहीं ना कहीं वो लैंडस्लाइड का सबब बन जाता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के चलते जो कार्बन डाइऑक्साइड का और दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस का बिल्डअप हो गया है, जिसके चलते एक ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और इस बार का अगर हम थीम देखें, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का, वो थीम यही था, फॉरेस्ट एंड फूड्स। क्यों, जो हमारा पूर्वज जो था वो जंगल से ही निकला था और वही कंदमूल खाया करता था, और फिर हम इतने दूर आ गए, अब प्लास्टिक पैकेज फूड्स की तरफ हमारा रुझान हो गया है। और उसके चलते पैकेजिंग जो है, कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमिंग आइटम्स की, उसमें सारा प्लास्टिक जो इतना ज्यादा हो गया है इस वातावरण में, कि चाहे जैसे जल बाजू की आप बात कर रहे हैं, जल बाजू आबो हवा, दो शब्द से ये बनता है शब्द, कि जल से और बाजू से, वाटर से और एयर से, इनकी क्वालिटी कितनी जरूरी है हमारे हेल्थ सिक्योरिटी के लिए। और ये हेल्थ हमारा बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि ना ही एयर की क्वालिटी जो होनी चाहिए वो है और ना ही पानी की क्वालिटी हमको सही मिल रही है। तो ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 1972 में जो पहली ह्यूमन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट हुई स्टॉकहोम स्वीडन में, उसकी ही एक किस्म की एनिवर्सरी को हम याद करते हैं। और उसी के चलते अलग अलग सालों में अलग अलग थीम होते हैं। तो मुझे याद आता है जब मैं निदेशक पर्यावरण विभाग का था जम्मू कश्मीर में, तो 2018 में भी यही थीम था, फेज आउट प्लास्टिक पोल्यूशन। और वही थीम 7 साल पर फिर रिपीट हो रहा है। और अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो उसमें भी जो गोल नंबर 12 है वो कहता है कि भाई रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो जो हम प्रोड्यूस करते हैं चीजें फैक्ट्रीज में वगैरह वगैरह, वो प्लास्टिक का कितना यूज कर रही है, या कितना उसको पल्यूट कर रही है एनवायरनमेंट को। या फिर जहां हम पिकनिक करने जाते हैं या कहीं हम कोई शादी विवाह पार्टी करते हैं, वहां पे कितना हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, क्या हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं? अगर हम कर सकते हैं तो मुझे लगता है सार्थक होगा इस विश्व पर्यावरण दिवस को मनाना, जैसा इसका थीम है। और फिर ये हमारे सेहत के साथ जुड़ता है। सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने कहा कि प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करना। सेठ साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स, क्योंकि आप इस संदर्भ में कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी आपने अटेंड की हैं, खासकर पर्यावरण को लेकर ही। किस नजरिए से इस थीम को देखते हैं और खासकर जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें, चुनौतियां कई? जम्मू कश्मीर रियासत, जैसे इन्होंने कहा शर्मा साहब ने, कि बहुत से
कम लोग हैं जिनको ये आइडिया है कि J&K जो है इसकी इकोलॉजी और इकोसिस्टम जो है बड़े फ्रेजाइल। ये ऐसे नहीं है जैसे कि साउथ इंडिया में या कहीं पर है। तो ये बड़ी यंग माउंटेन्स हैं और इन्हीं यंग माउंटेन्स के ऊपर हमारा सारा जितना सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है जम्मू कश्मीर में, जितनी पॉपुलेशन है इसी पर डिपेंडेंट है, चाहे वो हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स है, चाहे मिडल माउंटेन्स है, चाहे लोअर प्लेन्स है, इसी पर है। वाटर सोर्सेज का यही एक जड़ी बूटियों का यही एक सोर्स है, अच्छी आबो हवा का यही एक सोर्स है। और हर नज़रिए से आप अगर देखें तो हमारी स्टेट जो है इट्स वेरी रिच भी है और फ्राजाइल भी है। अब ऐसी सिचुएशन में हैं हम कि इसको सस्टेनेबल बनाना है। तो सस्टेनेबल कैसा होगा? सस्टेनेबल ऐसा नहीं होगा कि अनथिंकेबल डेवलपमेंट की जाए और अनथिंकेबल अर्बनाइजेशन हो जाए, अनप्लान्ड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हर एक जगह हो जाए। तो यहाँ पर बहुत केयरफुली हर एक चीज़ को जो है करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जहाँ पर भी कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं तो हमने उस एरिया की इकोलॉजी को देखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट भी करवाते हैं, एनवायरनमेंट एक्ट भी है और इसकी अप्रेजल कमेटीज़ भी हैं। और उसमें कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो पहले उसकी जो है वो असेसमेंट करवाई जाती है कि यहाँ पर कितना डैमेज होगा, कोई ऐसा रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीशीज़ तो नहीं है जो कि एक्सटिंक्ट हो जाए। जिस तरह कई दफ़ा रास्ते में क्या है आपके वो आ जाती, सेंचुरीज आ जाती हैं, नेशनल पार्क्स आ जाते हैं, तो वहाँ पर जो है फिर अलाउ नहीं किया जाता है। बट इसके अलावा भी हमारी रियासत जो है ख़ास तौर पर इसमें जो माउंटेन स्केप है उसको जो मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप जहाँ भी चाहें तो रोड बना दें, प्रोजेक्ट्स कर दें। और इंटरेस्टिंगली आजकल जितने प्रोजेक्ट्स आते हैं इनकी ग्राउंड सर्वे बहुत कम होता है। ये जितना भी इनकी जो मैपिंग होती है ये सैटेलाइट से होती है। तो सैटेलाइट से जो ग्राउंड ट्रूथिंग जो है वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। वहाँ से ये क्या करते हैं, सैटेलाइट से सारे वो टोपोग्राफी देख करके तो एक अलाइनमेंट बनाते हैं जो कि कई दफ़ा इनको बाद में चेंज करनी पड़ती है। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया रामबन इज सच ए प्लेस है। और ग्राउंड ट्रूथिंग की होती शायद उस रास्ते से ये कभी भी ये इतनी बड़ी वाइडनिंग और रोड का ये नहीं करते और किसी रास्ते से निकालते या उसके अपोजिट जो पहाड़ी है वहाँ से निकालते। तो ये एक इसमें है। तो इसी तरह जम्मू कश्मीर में जो इन्वायरमेंट है इसके बड़े चैलेंजेस हैं, लॉट ऑफ चैलेंजेस। और इन चैलेंजेस को फेस करना है क्योंकि डेवलपमेंट भी नहीं रुक सकती है, इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्शन करनी है। और कितनी हम डेवलपमेंट कहाँ तक ले सकते हैं, इट्स नॉट लिमिटलेस, डेवलपमेंट इज़ नॉट लिमिटलेस, यू हैव टू लिमिट इट। जिस तरह कई दफ़ा इशू आता है यहाँ पर कि हमारे जितने भी तीर्थ स्थान हैं यहाँ पर हो गए, चाहे उत्तराखंड में हो गए, वहाँ पर आप अनलिमिटेड जो है जो यात्री नहीं भेज सकते। तो वहाँ पर आपको लिमिट जो है रखना पड़ता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं कि आपको इकोलॉजी को मद्देनज़र रखिए और उसी के हिसाब से कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से जो है आप कीजिए। तो दैट होल्ड्स गुड फॉर एवरी आस्पेक्ट, जो भी डेवलपमेंट का आस्पेक्ट है। एक तो ये बड़ा चैलेंज है कि जहाँ पर जो पॉलिसीज़ हों, जहाँ पॉलिसीज़ ऑलरेडी हैं उनको सिंसियरली और ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट किया जाए। जिस तरह वाटर एक्ट है आपका, एयर का जो पोल्यूशन का एक्ट है आपका, ये हज़ार्डस मटीरियल्स का है, जिस तरह ये प्लास्टिक का जो इस साल का यूनाइटेड नेशन ने थीम लिया है, जैसे इन्होंने बताया बहुत से थीम जो है वो रिपीट होते हैं। और ये जब ये यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस स्वीडन में हुई और इसके बाद और भी बहुत सी होगी, कॉप्स हो गई और बहुत सी हो गई, तो वहाँ पर यही चीज़ें डिस्कस की गई कि हमने इतने गोल्स बनाए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, MDGs भी बनाए थे, सब कुछ बनाए हैं, बट वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल दिस ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज, प्लास्टिक वेस्ट, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें तो वो वहाँ पर मॉनिटर करते हैं। तो हर दफ़ा वो जो इंडिकेटर हैं वो देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। किया अब जैसे कि एक डिसीजन हुआ है कि हमारा टेम्परेचर जो है ग्लोबल 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए।
तो वो उसको अभी तो ये 3 डिग्री तक भी पहुंच रहा है, तो उससे क्लाइमेट चेंज का बहुत सा हो रहा है। अब इसी साल देखिए कि कितना हुआ, पहले बिल्कुल गर्म टाइम आ गया, अब बिल्कुल जो ठंडा आएगा। तो वो जो एक सीजनल एक वेरिएशन थी वो बिल्कुल हो गई, और इससे क्या है आपका सारा एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, आपका हार्टिकल्चर पर इम्पैक्ट हो रहा है, और उसी के साथ क्या है आपकी एम्प्लॉयमेंट, आपका रूरल इनकम, वो सारी चीज़ें जो है। तो ये इन्वायरमेंट जो है अगर देखा जाए इसको होलिस्टिकली, ये लोगों की लाइवलीहुड के साथ जुड़ा हुआ है और कंट्री की डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। सो अनटिल अनलेस इस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा जाए, कोई भी आपने प्रोजेक्ट लेना है, नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का, लोकल लेवल का, कोई भी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, चाहे प्लानर्स हो, चाहे कोई भी हो, उनको एनवायरनमेंट को जो है आगे रखना है कि क्या इस इलाके का एनवायरनमेंट तो नहीं हम खराब कर रहे हैं। लोगों को फैसिलिटी देते देते उनकी डिस्ट्रक्शन नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए डिस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल किसी फ्रेजाइल एरिया में, विलेज में आप प्रधानमंत्री योजना के तहत आप सड़क बनाते हैं, पर वो सारा जो है लैंडस्लाइड एरिया है, आप तो उस गाँव को भी नीचे ले आए। तो ये चीज़ें जो है ये पहले जो देखनी है और उनको वो डिसाइड करना है। इसी के साथ क्या है, जिस तरह हमारे साथ यंग जो एनजीओ के बैठे हैं, क्या नाम बताया, अनमोल जी, तो इसी तरह जब हमने, जैसे आपने जिक्र किया, 20-30 साल मैंने जो एनजीओ में काम किया, WWF था, पर्यावरण मित्र का प्रोग्राम, और उसी वक्त हमने ये सोचा था, और ये इंटरनेशनल लेवल पर भी था, कि अकेले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जब पॉलिसीज जो हैं वो डिलीवर नहीं कर सकती, इसमें पब्लिक कोऑपरेशन बहुत जरूरी चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा चाहिए, पब्लिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी चाहिए, अगली पीढ़ियों की एजुकेशन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। उसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा उस वक्त डिसीजन लिया था कि पब्लिक को इन्वॉल्व करो थ्रू द मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, NGOs। तो उस वक्त NGOs को आगे लाने के लिए हमारे जम्मू कश्मीर में भी 2 बड़े मेजर स्टेप हुए थे। एक तो हमने ही जो WWF में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प से आई थिंक मोर देन 200-300 NGOs उस वक्त हमने एनवायरनमेंट के बनाए थे। मुझे बड़ी खुशी होती है, उनमें से कुछ ऐसे NGOs हैं जो इस वक्त बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, वो आगे आकर के काम कर रहे हैं, और उसका फ्रूट हम देखते हैं कि अवेयरनेस के एरिया में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। सर साहब, मैं अवेयरनेस पार्ट पे बाद में आऊंगा, लेकिन अनमोल जी मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। अनमोल, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, चुनौतियों का जहाँ पर जिक्र काफी आया, और खासकर इस वर्ष के थीम की अगर बात करें, एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो दरअसल से यहाँ प्लास्टिक की चीज़ें नज़र आ रही हैं, हैम्पर्स बाकी चीज़ें हैं, और उसके कंपेरिजन में लद्दाख की अगर बात करें, कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल पूरे भारतवर्ष के लिए बन चुका है। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी चुनौती नज़र आ रही है, और आपकी जो NGO है क्लाइमेट फ्रंट क्या काम कर रही है इस दिशा में? देखिए, पहले तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जब होता है तो सारे लोग एनवायरनमेंट के ऊपर आते हैं, एनवायरनमेंट पे फोकस करते हैं। पर्सनली मेरे लिए ये बहुत दुख का दिन होता है, क्योंकि मुझे अंदर से बहुत दुखी होते हैं कि जो चीज़ के बारे में हमें पूरे साल, और मतलब एक इनर नेचर होनी चाहिए हमारी, जो हमें बचपन से सिखाया जाना चाहिए कि इसके बिना नहीं है। इनफैक्ट हम लोग एनवायरनमेंट को सिर्फ कुछ दिन ही याद करते हैं, कुछ वाटर डे हो गया, एनवायरनमेंट डे हो गया, एंड इतने साल से ये हो रहा है। अभी मेरे एक्सपीरियंस को पैनलिस्ट ने भी बोला कि कई सालों से रिपीटेड थीम्स भी हुए, बट फिर वही हम लोग वही बातचीत करते हैं। तो समटाइम्स इट फील्स बहुत डिसहार्टेंड होता हूँ मैं, बहुत दुखी होता हूँ मैं ये चीज़ें समझ के। एंड फिर जो अब आपने सवाल पूछा प्लास्टिक को लेके, तो मैं बताना चाहूँगा कि जस्ट 4 या 5 दिन पहले केरला में शिप एक शिप कैप्साइज हो गई, और ऐसा कॉन्टिन्यूसली होता आया है, और उसमें डायरेक्टली जो कार्गो होता है वो सारा का सारा हैजार्डियस है। काफ़ी टाइम प्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स जाते हैं, काफ़ी टाइम ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, और प्लास्टिक को लेके जो खतरा है वो हम लोगों को ऑलमोस्ट आई थिंक 15-20-25 ईयर्स हो गए हैं जो हमें पता है, एंड देयर इज नो सेकेंडरी ओपिनियन ऑन इट। स्टिल द प्रॉब्लम इज दैट द पेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं ज़रूरत है वो बहुत डिफरेंट है। अभी आई एम वेरी ग्लैड दैट यहाँ पे बहुत सारी क्रिटिकल कॉन्वर्सेशन हुई है इन टर्म्स ऑफ किस तरीके से डेवलपमेंट होनी चाहिए, बट मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके जरिए, इस पैनल के जरिए रखना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट हमारे लिए है क्या? द वर्ड डेवलपमेंट, व्हाट डज इट मीन? अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट भी करनी है लेकिन उसमें थोड़ा नुकसान भी होगा और हमें उसको बैलेंस करना है, तो मेरे को वो डेवलपमेंट नहीं दिख रही है, और मेरे को दिख रहा है जैसे कोई
किसी ने हमारा इसका मीनिंग ही बहुत मैस कर दिया इनिशियल लेवल पे, कि हम एक ऐसी रेस पे दौड़ रहे हैं जिस रेस के बारे में हमें भी नहीं समझ आ रहा है कि हम लोग मतलब कहाँ जा रहे हैं, और हमें पता है उससे नुकसान होगा, बस हम कह रहे हैं कि करना तो जरूरी है, लेकिन वो नुकसान कितना होगा, उसको कैसे हमें मतलब बैलेंस करना है, कैसे मेंटेन करना है। आई थिंक यहाँ हमें री इमेजिन करने की जरूरत है चीजें। आई थिंक माई ओन अंडरस्टैंडिंग इज दैट बिफोर आवर इंडिपेंडेंस, जब ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई, वो तो अभी पिछले सदी में हुई, तब उससे पहले हम सब जो कल्चर्स थे वो अलग अलग डायरेक्शन में थे, ऑल्दो सब लोग आगे बढ़ना चाहते थे, बट सबकी डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग थी। लाइक फॉर एग्जांपल हजारों सालों से हम लोग वेदा, स्पिरिचुअलिटी, इस सब चीजों की बात करते हैं, और ये भी एक डेवलपमेंट थी, कॉन्शियस लेवल की डेवलपमेंट। मटीरियल लेवल की डेवलपमेंट वेस्टर्न नेशंस करते हैं, जिन्होंने बहुत बड़े स्केल पे उसका नुमाइश की है। आज इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और इतने बड़े बड़े शहर बनाए हैं उन लोगों ने, और वो हमारी पीठ पे चढ़ के बनाए हैं। हमारे जो सेकंड जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है, या कॉलोनाइज्ड पोस्ट कॉलोनियल नेशंस कहा जाता है, मेरे को लगता है कि उन्होंने इस रेस में हमें दौड़ाना अभी भी रखा है जिस रेस में वो दौड़ रहे हैं। मेरे हिसाब से जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग जम्मू कश्मीर के लोगों को खुद ढूंढनी होगी, हमें सीख करना होगा, तब तक हम लोग रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने जम्मू कश्मीर, आप अभी बहुत अच्छी बातचीत हुई कि रोड्स किस तरीके से बन रही है, जिससे हम लोगों ने रामबान की बात की कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आते हैं। एक सिंपल सी बात है, जब हम लोग राजस्थान में जाते हैं तो वहां का आर्किटेक्चर अलग होता था। वाई? बिकॉज वहां की जियोलॉजी अलग थी, वहां का एनवायरनमेंट अलग था, वहां पे किस तरीके की धूप थी वो सब था। वैसे ही शहर जो है दिल्ली जैसे बड़े शहर, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होगा, उनकी जरूरतें अलग होंगी। हम लोग हमारी जरूरतों पे कैसे नहीं बात कर रहे? हमें सड़क चाहिए, बट हमें कितनी चौड़ी चाहिए? क्या हमारी यहाँ इतनी पॉपुलेशन है कि हमें 6-6 लेन 8-8 लेन की जरूरत है? और वो जरूरत कहां से निकल रही है? मैं बोल रहा हूं, जिस तरीके से इंटरनेशनल जरूरतें दिल्ली पे थोपी जा रही है और इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों को लग रहा है कि हमें रेस में दौड़ना है, वैसे ही हमारी स्टेट में हमें लग रहा है कि हमें एक नेशनल रेस में दौड़ना है, जिसमें हम लोग उस रेस में आगे आए। ये प्रॉब्लम जो है ये तभी हल होगी जब यूथ एंड जो लोग मतलब जिंदगी में बहुत अनुभवी हो गए, उनके बीच में एक विचार होगा कि यार कुछ तो पहले तो एक एक्नॉलेजमेंट में आना पड़ेगा, कुछ तो गलतियां हुई हैं इन टर्म्स ऑफ कि किस रेस में हम भाग रहे हैं, कहां जा रहे हैं, और फिर उसको रिन्यू करना पड़ेगा। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बट ये तभी हो पाएगा जब हम लोग रियल टर्म में अंडरस्टैंड करेंगे कि हु वी आर, एंड उसमें हमारी हिस्ट्री भी आएगी, हमारा कल्चर भी आएगा, हमारा एसेंस आएगा कि हम लोग कौन है और हम लोग किस तरीके से डेवलप होना चाहते हैं। ये जीडीपी की रेस में दौड़ के आई डोंट थिंक हम लोग एक पॉइंट पे, मतलब हम ऐसे पॉइंट पे आ जाएंगे जहां पे हम लोग एक डिलेमा में बैठेंगे कि क्या हमें ये डेवलपमेंट चाहिए थी। बिकॉज उन लोगों ने ये मान लिया है, वेस्टर्न कंट्रीज ने मान लिया है दैट मटेरियल डेवलपमेंट के बियॉन्ड हम लोग नहीं जा सकते। हम लोग इसी रेस में दौड़ते रहेंगे तो हम लोगों की प्रॉब्लम होगी। एंड नाउ दे आर टर्निंग टुवर्ड्स कंट्रीज लाइक इंडिया और अदर नेशंस जहां पे दे आर ट्राइंग टू सीक समथिंग एल्स। दिस इज व्हाई आई फील दैट पॉलिसी लेवल की अंडरस्टैंडिंग जो बच्चों में है, जो बच्चों में होनी चाहिए, और जो एक्सपीरियंस लोगों में है, उनके साथ एक ब्रिज बने और हम लोग एक नया फ्यूचर सीख कर सके। मेरा मानना है जम्मू कश्मीर को टूरिज्म के बियॉन्ड सोचने की जरूरत है। अभी बहुत अच्छा मेरे से पहले जो साथी थे उन्होंने बात की कि कैसे ओवर रिलीजियस टूरिज्म की वजह से सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर्स आए हैं। केदारनाथ एक बहुत बड़ा हमें पता है, बट आप सोचिए कि 2 साल, आई थिंक 1.5 साल पहले की बात है कि अमरनाथ पे रोड जाने की बात हो रही है। अमरनाथ इज अ ग्लेशियर, हम लोग वहां रोड पहुंचा रहे हैं। रोड पहुंचेगी तो प्लास्टिक पहुंचेगा, रोड पहुंचेगी तो पोल्यूशन पहुंचेगा, वो होगा ही होगा। हम कैसे ये कर रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं? और वो चुनौतियों का यहाँ पर जिक्र किया, सर मैं आपकी तरफ एक बार फिर आना चाहूँगा। सेठ साहब ने इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है कि जो काम हो रहे हैं, प्रायोरिटी जलवायु, हमारा एनवायरमेंट, इकोलॉजी। अनमोल की तरफ से आया है कि जो हम विकास कर रहे हैं, विकास की क्या एक सीमा होनी चाहिए और विकास किस कीमत पर होनी चाहिए, क्या कहेंगे सर? मुझे यही लगता है कि भारत की संस्कृति जो है ना, अरण्य संस्कृति बोली जाती है। वनों के साथ एक अच्छा तालमेल बैठा के हमने अपने धार्मिक अनुष्ठानों को जन्म दिया, त्योहारों को जन्म दिया, खान पान को जन्म दिया, वेशभूषा को जन्म दिया।
जिसको हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मुझे लगता है उसको दोबारा से रिवाइव करने की भी ज़रूरत है, चाहे वो आयुर्वेदा हो। हालांकि नई सरकार ने अब काफ़ी ज़्यादा दोबारा से इसको लाइमलाइट में लाया है, और पहली बार जो है, पहले हम धनतेरस के ऊपर मनाते थे नेशनल आयुर्वेदा डे, लेकिन अब ये डेट जो है 23 सितंबर हो गई। जैसे हम 21 मार्च को वो स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, उसको फॉरेस्ट्री डे के लिए, तो ये माना कि भाई जो ऑटम में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दूसरी डेट आती है जब इक्वल डे एंड नाइट होते हैं, वो है 23 सितंबर। तो इस 23 सितंबर को अब हम नेशनल आयुर्वेदा डे मनाएंगे। मतलब क्या है डे मनाने का? मतलब यही है कि जो जीवन शैली, जो हमारी प्रकृति के साथ तालमेल से जुड़ करके हम अपनी बीमारियों का इलाज करें, जो खान पान वैसा रखें, वो भी एक क्लू है नई जनरेशन को कि जब हम पैकेज फूड्स की तरफ इतना ना जाते हुए अपने होम मेड फूड्स या ट्रेडिशनल फूड्स या फॉरेस्ट से फूड्स, क्योंकि थीम जो इस बार इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री डे का भी थीम यही था, फूड एंड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एंड फूड, एक दूसरे को नर्चर करते हैं जी। फूड सिक्योरिटी पार्लियामेंट के कानून से नहीं आएगी, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी से आएगी। जो फॉरेस्ट का जो डाइवर्सिटी है वो बनी रहेगी तभी होगी। पॉलिनेशन गड़बड़ा जाती है जब मौसम का मिजाज बिगड़ जाता है, जैसे हम देख रहे हैं। पहली बार मुझे नहीं लगा मेरे जब से जन्म हुआ कि मैंने कभी मई के महीने में फ्लड्स की वो डिवास्टेशन कभी देखी नहीं। अगर होती थी तो जुलाई में होती थी। तो क्लाइमेट चेंज, जलवायु के आप सामने सामने देख रहे हैं खतरात अपने सामने। तो इसमें रास्ते क्या हैं? रास्ते एक तो जो मैंने बोला कि अपनी जीवन शैली को भारतीय अरण्य संस्कृति के बनाए हुए सिद्धांतों की तरफ मुड़ना, एक ये। दूसरा, कंडी क्षेत्र में जो हमारे पानी के स्रोत थे, जैसे नेटवर्क ऑफ पॉन्ड्स था, जहाँ झरने थे, हमने उनको छोड़ दिया। हम उनका पहले कम्युनिटी ही उसको साफ करती थी, हर महीने में या 4 महीने में हम उसको साफ किया करते थे। और वहां पे देवी देवते भी स्थापित होते थे। सुबह पूजा करनी है और फिर माथा टेकना है तो कोई भी उसमें गंदगी नहीं डालेगा, और इसलिए उसका क्वालिटी ऑफ वाटर भी ठीक रहता था। और आपको ये पीएचई की पाइपें लगा करके पानी इधर से उधर से लाने की जरूरत नहीं होती। कितना पैसा जाया होता है, और अभी कई बार वो पानी भी कभी ही आपको मिलेगा, जहाँ सुबह आएगा, कई बार 2 दिन के बाद आएगा। लेकिन ये वाले पेरेनियल सोर्सेज हैं, पानी बह रहा है तो बायोडाइवर्सिटी को भी जीवंत रखता है, क्लाइमेट भी रेगुलेट हो रही है, और एक गांव को बगल में ही से पानी मिल रहा है। तो ये चीजें जो हैं इनको हमने भर दिया कूड़े कचरे से। प्लास्टिक का वेस्ट देखें, आप बिश्नाह की तरफ ही चले जाएं, वो कुएं जो हैं आप उसमें क्या है प्लास्टिक का वेस्ट भरा होता है। तो क्या हम इनको रिवाइव कर सकते हैं? जैसे कि भारत सरकार की स्कीम भी है कि जो हमने अमृत सरोवर तैयार करने हैं, तो बहुत से तालाब हमारे यहाँ से जो सूखे पड़े हैं, तो उनको रिवाइव कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? तब जो एक मिनरल वाटर बॉटल है, सिंगल यूज प्लास्टिक्स, ये अब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स जो 2016 में हुए, फिर 18 में हुए, फिर 21 में हुए, थोड़ा सा उनको चेंज करते रहते हैं। और उसमें अब सिंगल यूज प्लास्टिक को हमने 2017 से बैन लगाया हुआ है कि हम उनको यूज ना करें। चम्मच हो गया, कटलरी हो गई, जो शादी विवाह में यूज करते थे, तो ऐसी चीजों को हटाना है। पर इंडिविजुअल लेवल पे भी जागरूकता की बहुत जरूरी है। जैसे जम्मू में हम देखें या हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में पत्तल डूने होते थे, और 4-4 दिन की शादी में वो पत्तल डूने से ही पूरा विवाह संपन्न हो जाता था। अब छोटी सी हम पार्टी करते हैं, बच्चे का बर्थडे, और उसमें भी हम पैकेज फूड्स ला रहे हैं, कहीं ना कहीं गार्बेज आधा किलो 2 किलो छोड़ के ही आते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जागृति भी आ रही है, और इसके सब्स्टिट्यूट्स भी आ रहे हैं। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी किया जा रहा है, चाहे वो जम्मू म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन जम्मू की बात हो, कश्मीर की बात हो। ऐसा नहीं है कि इसमें चेंज नहीं आई है, लेकिन रिसाइकलिंग होनी चाहिए। एक तो रिड्यूस होना चाहिए। पहले तो मतलब इको फ्रेंडली विकर बिलो बास्केटरी है, पत्तल डूने हैं, जहाँ हमारे बैम्बू का आर्ट एंड क्राफ्ट है, उसको प्रमोट करें ताकि ये रिड्यूस हो। एक तो ये, और अब जो जनरेट हो ही जाता है उसका प्रॉपर डिस्पोजल तो हो। मैं कई बार अगर हम मीरा साहब की तरफ जाते हैं, सड़कों के किनारे वो अगर 4 महीने पहले मैं विजिट किया तब भी वहीं थे वो दूध की थैलियां और ये वो, और फिर आज भी वहीं है। तो साफ करने वाला कोई क्यों नहीं है भाई? उसको रिसाइकल कौन करेगा? तो कहीं ना कहीं जितना होना चाहिए, शायद ओवर पॉपुलेशन इज आल्सो एक रीजन कि हम नहीं कोप कर पा रहे हैं। कहीं मैन पावर की शॉर्टेज है, कहीं व्हीकल्स की भी शॉर्टेज हो सकती है, बट समबडी हैज टू एड्रेस दिस इश्यूज ताकि जो सफाई बनी रहे। और कुछ लोग बड़े इजी समझते हैं कि प्लास्टिक का लिया और इसको जला दिया, वो उस जलाने से भी टॉक्सिक एटमॉस्फेयर गैसेस निकलती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज ए रोल टू प्ले इन कीपिंग द एनवायरमेंट सराउंडिंग्स क्लीन एंड ग्रीन। अगर हम जम्मू की बात करें, आज भी आपको कम्युनिटी कंजर्व्ड ट्रीज दिखते हैं, चाहे वो पीपल बरगद के हों, कश्मीर में चिनार के हों,
लद्दाख में आपके शुकपा जुनिपर के हैं। और अगर हम राजा महाराजा की बात करें, उन्हें ऐसे ऐसे पेड़ लगाए, जैसे मौलसरी का बाग आज भी आप देखते हैं सरकट हाउस में है, या नागबनी में है। आमों का बाग, अकबर की बात करते हैं कि उसने भाई 1 लाख आम लगवाए थे बिहार दरभंगा में। और आज हम पुराने मैंगोज को छोड़ करके छोटे छोटे जो दूसरे मैंगोज हैं उनको लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर बड़ा बूढ़ा बरगद है या आम का पेड़ है जो बहुत बड़ा है, जिसमें बड़ी वुड है, वो कार्बन ज्यादा स्टोर किए हुए अपने में, तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से दे प्ले मच बेटर रोल रादर देन बोगनविलिया। तो हमें हमारी जो प्लानिंग है, इवन रोड साइड प्लांटिंग, जब बड़े बड़े पेड़ हम लगाते थे, शायादार भी होते थे और वो कार्बन को भी फाइट करते थे, वो वाले हमने रिप्लेस कर दिए। अब स्मॉल छोटी छोटी झाड़ियां, कनेर लगा देते। तो मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें हैं जिनमें, और फिर हम ग्लोबल लेवल पे देखें जिस तरह से स्कर्मिशेस हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन वार हो या दूसरी जगहों पे, तो इससे भी तो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग को हम रोक नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाटर डे का थीम इस साल का यही है कि भाई ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। तो प्रिजर्वेशन कैसे होगी अगर हम ये वार और कन्फ्लिक्ट्स को नहीं रोक पाते? तो इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग टास्क कि किस तरह से हमें एंड करना है ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन। सेठ साहब, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा संक्षेप में, जो प्रयास हो रहे हैं सरकार की तरफ से या एनजीओज की तरफ से, क्योंकि सरकार ने कहीं ना कहीं एक लीड लेनी है, एक डायरेक्शन देनी है और बाकी लोग फिर फॉलो उनको करते हैं, क्या जो प्रयास हो रहे हैं वो क्या वाकई काफी हैं या कहीं ना कहीं उसकी गति को और बढ़ाने की जरूरत है? इस वक्त बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें जो हमारी प्लानिंग प्रोसेस है उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कंपोनेंट जो है उस हर स्कीम में उन्होंने रखा हुआ है। पर क्या वो ग्राउंड लेवल पर जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, सबसे महत्व, क्या वो उस चीज़ को समझ रहे हैं? क्योंकि इंडिया को भी पूरा ग्लोबली प्रोजेक्ट करना है कि ये कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो कर रहे हैं और क्या कंट्री उस लाइन पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्योंकि इनकी जो फंडिंग है, एक्सटर्नल फंडिंग, वो सारी डिपेंड है ऑन देयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो स्कीमें हैं, चाहे वो हेल्थ की है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे फॉरेस्ट है, एनवायरनमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू एसडीजी। तो अब क्या है कि प्लानिंग प्रोसेस पर तो वो हर एक चीज़ है और उसको कैसे करना वो भी है, बट क्या ग्राउंड लेवल पर उसको फॉलो किया जा एक तो ये चीज़ है कि ग्राउंड लेवल पर उस चीज़ को करने के लिए इन्होंने जो नीचे वाला स्टाफ है उसको भी उतना ही अवेयर करना है जितना कि प्लानिंग के लेवल पर है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी एफर्ट्स हैं कि जो गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर है कि इन्होंने देयर इज ए लिस्ट ऑफ एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, जैसे मैंने जिक्र किया एनवायरनमेंट एक्ट से लेकर के नीचे, उसके नीचे जितने भी बने हुए हैं, प्लास्टिक का भी जो अभी आपने जिक्र किया, अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्ट और रूल्स में हर एक चीज़ बताई दी गई है, पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या वो ग्राउंड लेवल पर वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, क्या डिपार्टमेंट्स उसको सिंसियरली कर रहे हैं। एक तो ये चीज़, क्या उन रूल्स रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए और उनको मॉनिटर करने के लिए इनके पास जो स्टाफ है कि नहीं है, जहाँ वो इसी तरह ही थोड़ा सा न्यूक्लियर स्टाफ हो जाएगा तो थोड़े से एरियाज को वो एक जिस तरह कहते हैं मॉडल एरियाज को वो दिखा करके तो वो एक फ़ोटो शूट करके दिखा देते हैं। सो बाकी एरिया में क्या होगा, क्योंकि मैं अभी कहीं पर फिगर पढ़ रहा था कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन इस वक्त 8 बिलियन होगी, इंडिया की 1.4 के करीब है, और इमेजिन कीजिए कितना प्लास्टिक जो है जनरेट कर रहा हो। हालांकि कहा गया हर एक जगह के प्लास्टिक को नहीं करना है, ज़ीरो वेस्ट होना चाहिए। बहुत से कंट्रीज़ में उन्होंने अल्टरनेटिव निकाले, हमारी कंट्री में भी जो है रिसाइकलेबल निकाला है। अब क्या वो इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी तरह वेस्ट आपका जम्मू कश्मीर का म्यूनसिपल वेस्ट है कोई 1500 मिलियन टन है पर ईयर। हमारे जम्मू का उसमें जो कंट्रीब्यूशन है 1500 में नियर अबाउट 400 मिलियन मेट्रिक टन है, 500 जो है कश्मीर में। अब इतना वेस्ट है और उसमें मेरे ख्याल जो कंपोनेंट है म्यूनसिपल वेस्ट में नियरिंग 50% के करीब होगा प्लास्टिक ही होगा। आप कहीं पर भी जाए, जैसे कि इन्होंने जिक्र किया कि एक तो होगी बाकी
पोल्यूशन जो हम जिक्र करते हैं, विजुअल पोल्यूशन। आप कहीं पे जाएंगे, यू सी प्लेस सो डर्टी एंड डंप्स ऑफ दिस प्लास्टिक, और जो भी आता है कहीं फेंक देगा, ब्रिज से फेंकेगा, रिवर तवी में फेंक देगा, और कहीं पर डंपिंग करवाएगा। अब जितना इनका स्टाफ है वहां से तो चलो इन्होंने ऑपरेशन किया है, एफर्ट्स कर रहे हैं, इन्होंने गाड़ियां भी लगाई हैं, साफ सफाई भी हो रही है, सब कुछ है, मैकेनाइज्ड भी है, पर्सनल भी लगाए हैं। बट व्हाट अबाउट आउटस्कर्ट्स, व्हाट अबाउट विलेजेस, क्या हो रहा है वहां पर? अब यही एग्जाम्पल यहाँ पर लीजिए, एफर्ट्स की आपने बात कही, कब से एसटीपी बन रहे हैं जम्मू में, भगवती नगर में कितने ऑपरेशनल है? आपका वो डंपिंग साइट है कोट भलवाल में, कब से हम सुन रहे हैं कि वहां पर सेग्रीगेशन होनी है, रिसाइकलिंग होनी है, तो होगा, क्या हुआ? अभी तक हुआ? कितने साल निकल गए, और ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है, और कितनी पोल्यूशन वहां पर क्रिएट हो रही है। तो इसलिए कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो भी पॉलिसी प्लानिंग बने उसको पहले इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो है उसका जो है ना सोचना चाहिए कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे कराना है और कौन करेगा, उसमें पब्लिक भागीदारी कितनी होगी, गवर्नमेंट की भागीदारी कितनी होगी, और बाकियों की, और उनकी ट्रेनिंग कैसी है। दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि ट्रेनिंग कैसी है। अल्टीमेटली क्या है कि जितना भी हमारे डंपिंग साइट्स है, जहाँ प्लास्टिक्स है, जो कुछ भी है, इन्होंने किसके ऊपर छोड़ दिया है? वो जो कलेक्टर्स हैं, जो कचरा कलेक्ट करते हैं, तो वो कचरा कलेक्ट वाले कर रहे हैं, उसमें हाइजीनिक, अन हाइजीनिक, सेग्रीगेशन, प्लास्टिक, नॉन प्लास्टिक, वो सब कुछ ही जा रहा है। तो आगे जा कर के कहाँ पर वो जाता है, कैसी फैक्ट्री में जाता है, और कितनी टॉक्सिक वो सब्सटेंसेस होती हैं कि रिसाइकल के लिए उसको बनाते हैं। अब उसी प्लास्टिक को जो रिसाइकल के लिए पैकेजिंग मटेरियल बनाते हैं, और कभी के फूड सेफ्टी वालों ने कभी इस साइड पर ध्यान नहीं दिया कि वो जो मटेरियल इन्होंने पैकेज मटेरियल बनाया है उसमें ऑलरेडी ही कितनी इन्फेक्शन है, क्या उन्होंने उस इन्फेक्शन को हैव दे टेकन केयर ऑफ। सो ये बहुत से इश्यूज हैं एनवायरनमेंट में, बिकॉज इट इफेक्ट्स द लाइफ ऑफ ए पर्सन, हर एक इफेक्ट करता है। क्लाइमेट चेंज में थोड़ा सा फर्क हो जाए, आपको इन्फेक्शनें आनी शुरू हो जाती हैं, आपको आगे पीछे इतनी पोल्यूशन है कि वहाँ से क्या है कि थोड़ी देर के लिए जो जर्म्स हैं वो बंद हो जाते हैं, जब उनको अपना अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है वो आला फिसलन आता है, एपिडेमिक का जो है शेप ले लेते हैं। देखिए आप, कोविड जो है दोबारा आता है और उसका रिसर्जेंस हो जाती है। तो इसके लिए चैलेंजेस बहुत हैं, और जैसे है अवेयर हो रही है सोसाइटी, बच्चे अवेयर हो रहे हैं, स्कूलों में अच्छे एनवायरनमेंट के प्रोग्राम हो रहे हैं। हालांकि एनवायरनमेंट एजुकेशन का कंपोनेंट स्कूलों की किताबों में लिखा गया है, टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, पर प्रैक्टिकली कितना हो रहा है वो देखने गया। हो सकता है आने वाली जो पीढ़ियाँ हो, जो यंग जनरेशन है, जो इसको अच्छे तरीके से चलाए, पर एज ऑन टुडे इसको स्पीड अप करना है, जो कि आपने क्वेश्चन किया कि क्या एफर्ट्स जो हैं वो ठीक हो रही हैं। मैं कहूँगा अभी तो ये 50% तक भी नहीं पहुँचे हैं, तो इनको आगे चलाना है। मतलब गति देने की आवश्यकता है, गति के साथ साथ सबसे जरूरी है कि विजन देने की आवश्यकता है। अनुल, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा कि आपको लगता है कि जो एनवायरनमेंट का जो एक कॉन्सेप्ट है या एक विजन है हमारे स्कूल बुक्स में है, लेकिन उतना सस्टेनेबल या उतना पेनिट्रेशन बच्चों के माइंड में नहीं हो रही, क्योंकि टू कैच देम यंग आने वाले समय के लिए जो हमारे पर्यावरण योद्धा तैयार स्कूलों में हो सकते हैं, क्या कहें? जब मैं छोटा था तो मतलब मैं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बताता हूँ कि कैसे बच्चे आज भी देखते हैं, क्योंकि आज भी मैं यंगस्टर्स के साथ इंगेज कर रहा हूँ, स्पेशली जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है। तो क्या होता था कि 6 सब्जेक्ट्स होते थे लगभग 7वीं 8वीं तक, 9वीं तक, और ज़्यादातर समय जब हम लोग एग्ज़ाम होते थे तो 5 एग्ज़ाम जो होते थे वो बाकी सब्जेक्ट्स के होते थे, और लास्ट में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ रखा जाता था। 5वें एग्ज़ाम के बाद हम सोचते थे अब तो एग्ज़ाम खत्म, अब तो एग्जाम खत्म, मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज। जस्ट लुक एट द एटीट्यूड दैट आई एम ट्राइंग टू शो यू कि किस एटीट्यूड से बच्चों को दिखाया जा रहा है। देखिए हमारी जो एजुकेशनल फोकस है वो इंसान को एजुकेटेड बनाने से ज्यादा गुड वर्कफोर्स बनाने में है, जिसमें हम लोग थोड़ा साइंस और मैथ्स पे ज्यादा फोकस डालते हैं क्योंकि जॉब वहां से मिलेगा। इवन इन्वायरमेंटल स्टडीज का टीचर खुद भी आपको यही कोशिश करता है कि अरे वहां पे ज्यादा ध्यान दो, इस पे थोड़ा सा कोई बात नहीं, इसमें हो जाएगा, तुम्हारा मैनेज हो जाएगा। तो ये जो परसेप्शन है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बट एक और चीज समझना जरूरी है, जैसे आपने बोला और जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्वायरमेंटल स्टडीज का अभी अंडरस्टैंडिंग बहुत लिमिटेड है।
चाहे लोगों को साइंटिफिक कॉन्सेप्ट समझ आ गए कि हाँ यार प्लास्टिक इज अ प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग, 1.5 डिग्री, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, उसके सोशियोलॉजिकल इंपैक्ट नहीं पता है। लोगों को नहीं पता मेरी जिंदगी पे क्या होगा अगर ये हो रहा है, तो उनको नहीं पता मैं क्या खा रहा हूँ, मेरे को कैंसर कैसे हो रहा है, मेरे घर पे कोई बीमार है वो क्यों हो रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये अवेयरनेस आना जरूरी है, जैसे मेरे अंदर भी आई, मेरे अंदर भी नहीं थी पर्सनली अंटिल 2019। मेरे को नहीं लगता मैंने एनवायरमेंट को सीरियस लिया। मेरे को लगता था अरे ये होगा कभी, किसी जनरेशन में ये प्रॉब्लम होगी, जो परसेप्शन आई थिंक सभी जनरेशंस की मेरे से पहले रही है कि आगे जाके फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम होगी। तो अवेयरनेस आना जरूरी है। बट मैं एक चीज से और बोलना चाहूंगा, मेरे हिसाब से टॉप लेवल पे उतना काम नहीं हो रहा है जो सरकार के और जो पॉलिसी लेवल पे, और वो चाहे कॉप जैसी बड़ी पॉलिसी लेवल बॉडीज हो, जो होनी तो इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए चाहिए, लेकिन वो वहां पे पेट्रोलियम डील्स हो रही है, वहां पे फॉसिल फ्यूल को हटाने के बजाय बाकू में बैठ के अजरबैजान में पेट्रोलियम की नई डील्स हो रही है, नई ऑयल रिग्स की बात हो रही है। और वहीं मैं अगर इंडिया की बात करूं तो पार्लियामेंट में जहां EIA जैसे कानूनों को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था, वहीं 2020 में कोविड के दौरान छुपके से कोशिश की जा रही है उनको डाइल्यूट करने की। किया गया, बिल्कुल सही, सर ने बिल्कुल सही बोला, किया गया। सिर्फ उतना ही नहीं, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, उसका मानना यह है कि 100 किलोमीटर के अंदर बॉर्डर एरियाज जितने भी हैं, वहां पे कोई भी प्रोजेक्ट को नेशनल सिक्योरिटी के एलिमेंट से देखा जाएगा, विच इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग रोड और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, क्योंकि प्रीव्यू बड़ा हो जाता है जब हमारी स्टेट्स की बात आती है, तो वो EIA के प्रीव्यू से बाहर हो जाएगा, उसमें कोई डिस्कशन नहीं होगी। अब इस कानूनों को अगर आप देखते हो और फिर आप पेट्रोलियम की तरफ देखते हो, जो हमारा अभी जानना है, हमें ट्रांजिशन करना है, लेकिन हमारे कानून ही उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, वो तो एक्सप्लॉयटेशन वाले डायरेक्शन में जा रहे हैं, और वो वही डायरेक्शन में जा रहे हैं जो चाइना ने लिया था, वो वही डायरेक्शन में जा रहे हैं जो अमेरिका ने दिया था अपने आप को एक्सेलरेट करने के लिए डेवलपमेंट में। मैं फिर से वही बोलूंगा, जो अभी डायरेक्शन है वो बहुत, देखिए मेरा मानना है कि हम लोगों को इलेक्ट करते हैं ताकि मेरे जैसे बच्चों को जिंदगी नॉर्मली काट लेनी चाहिए, और हम लोगों को इन सारी चीजों की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मतलब आम बच्चा जो आज 17 साल का है, 15 साल का है, उसको क्लाइमेट चेंज की एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, बट क्लाइमेट एंजाइटी इज अ रियल थिंग। देयर आर यंग पीपल हु आर वेकिंग अप एट नाइट एंड वो ये सोच रहे हैं कि भाई आज बाढ़ आ जाएगी, उनको PTSD है, क्योंकि उन्होंने इतने सारे डिजास्टर्स देखे हैं और इतनी एक्सट्रीमिटीज पे देखे हैं। मेरा बस ये कहना है कि हमने लीडर्स को इलेक्ट किया है ताकि वो ये सारी चीजों को रोक सके, बट जो हमारा पॉलिसी लेवल है, जो अगर मैं वर्ल्ड की डायरेक्शन देखूं, जैसे OP विद्यार्थी सर ने भी बहुत बेहतर तरीके से बताया कि क्राइसिस बढ़ते ही जा रहे हैं, स्पेशली वॉर। मेरे को समझ नहीं आ रहा, अगर जंग हो गई तो हम कैसे इन प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। आप सोचिए, ये प्रॉब्लम्स ऐसा तो है नहीं कि इंडिया की अकेली है। अगर इंडिया बोलेगा कि पोल्यूशन हम बंद कर देते हैं, चाइना करता रहेगा, अमेरिका करता रहेगा, तो सॉल्व तो होगी नहीं। ना ही हम लोग वाटर्स को लेके जो प्रॉब्लम होने वाली है उनको सॉल्व करेंगे, बट उल्टा हम लोग वाटर वॉर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे मेन स्ट्रीम न्यूज में, बाहर इंटरनेशनल न्यूज में वाटर वॉर्स की डिस्कशन हो रही है। आई एम जस्ट सेइंग द डायरेक्शन राइट नाउ वी आर टेकिंग इज वेरी वेरी डेंजरस। एंड मैं नहीं बोलता कि इंसान इंस्टिंक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब मेरे को लगता है कि वो फिक्शनल बात है, बट सिविलाइजेशनल कोलैप्स हुआ है, इंडस सिविलाइजेशन का भी हुआ था, और वो हमारा भी हो सकता है। हम जितना मर्जी आज अपने आप को बोल लें कि हम इतनी आधुनिक हैं, हम ये हैं, बट वो भी आधुनिक थे अपने जमाने के बहुत। प्रेजेंट में सबको आधुनिक लगता है, उनको लगता है, बट फ्यूचर वाला तो उससे ज्यादा ही होगा ना। तो मैं वही बोल रहा हूं कि हमारा सिविलाइजेशनल कोलैप्स है, एंड विदाउट कोलैबोरेशन, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द थ्रेट, मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा जिसकी वजह से मैं आज इस फील्ड में हूं। मेरा मानना है कि क्लाइमेट चेंज कैन ईदर ब्रिंग द वर्ल्ड टुगेदर और इट कैन डिस्ट्रॉय ऑल ऑफ अस। इफ वी हैव टू सॉल्व इट, we'll have to come together. I believe that if I give you a metaphor, कि हम लोग अभी ना उस टीनेज में जहां पे हमें नॉलेज बहुत है, हमें पता बहुत है, लेकिन हमें पता नहीं है उस नॉलेज का क्या करना है। इस टीनेज से बाहर निकलने में, एडल्ट हुड में जाने में, ह्यूमन सिविलाइजेशन को थोड़ा सा मेच्योर होना पड़ेगा, और वो मेच्योरिटी तभी आएगी जब हम लोग जो 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी की बारबेरिज्म था हमारा, जिसमें हम लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी चीजें बना ली, जो आज मतलब आज तक हमें डरा के रखती है। अगर हम उस साइकोलॉजी से 21वीं सदी में भी नहीं निकल पाएंगे, तो फिर शायद वी आर मेंट टू बी डिस्ट्रॉयड। यह सब चलते चलते चुनौतियां काफी बड़ी दिखाई हैं, क्योंकि जो काम हो रहा है उसका पेस कछुए की चाल नजर आ रहा है, और चुनौतियां
खरगोश की तरह बढ़ती जा रही है, समाधान क्या हो सकता है? समाधान यही है कि अपना लाइफ स्टाइल जो है, जीवन शैली, इसको बदलना होगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी ये बात अच्छी भली भांति समझी थी कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है, अंडर आर्टिकल 48A भी गवर्नमेंट का दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, ग्रीन एंड इशू डायरेक्शंस। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ईच एंड एवरी सिटीजन आल्सो हैज ए रोल टू प्ले। तो एक तो बातें जो डिसीजन हायर लेवल पे है, किसी दूसरी कंट्री के ऊपर है, यूएनओ के पास है या पार्लियामेंट में लेना है, और उसमें एक कॉमन मैन क्या कर सकता है, ही कैन ओनली वेट एंड वॉच। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे क्या मैं अपनी लाइफ स्टाइल को कम कार्बन फुटप्रिंट वाला बना सकता हूँ? क्या उसमें मैं चल रहा हूँ? क्या मैं बाजार जाता हूँ, मैं आज भी अपना थैला लेके जा रहा हूँ? क्या मैं अभी भी आधा किलोमीटर चलना है तो मैं वॉकिंग करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्जी लाने में? क्या मैं दही लाने के लिए, अब तो नौबत ऐसी आ गई वहां पे ही थैलियां हैं, क्या मैं बर्तन लेके जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा? तो इंडिविजुअल लेवल पे कि हम कह रहे मेरा ये करने से क्या होगा, फॉसिल फ्यूल्स की कंजम्पशन इतनी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। ईच एंड एवरी, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो मैं कहता हूँ सागर भी ऐसे ही होता है, बूंद बूंद से। और अगर हम हर व्यक्ति को प्रेरित कर पाए, मोटिवेट कर पाए, खासकर जैसे अनमोल एक बहुत ही दिल से बोल रहा था, जो भी बोल रहा था दिल से, अगर दिल से भी हम बोलने लगे और दिल से हम इस पर्यावरण की परेशानी को समझने लगे, फिर मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा करके हम अपना लेवल पे, गांव के लेवल पे, एक छोटे से शहर के लेवल पे कुछ छोटी सी चीज जो ला सकते हैं, जो विद इन माई कॉम्पिटेंस है, विद इन माई एबिलिटी है। जैसे मैं तालाबों की बात की, क्या हम तालाबों को रिवाइव कर सकते हैं? क्या जितने भी कुएं हैं, क्या हम ये भी डालेंगे 2 साल 3 साल 4 साल में हम इनको दोबारा रिवाइव कर देंगे? क्या हम ये मान सके मिनरल वाटर बॉटल मैंने अपनी जीवन में नहीं यूज करनी, जैसे मैं कर रहा हूँ 5 6 10 साल से मैंने यूज नहीं की। मैं कई बार प्यास भी होती है और आ भी जाती है तो मैं अवॉइड ही करता हूँ कि चलो मैं कहीं से, मैं फिर कई बार उनको बोलता भी हूँ यार आपके पास एक्वागार्ड का पानी नहीं है, टैप वाटर नहीं है, फिर उनको लगता है पता नहीं ये साफ है कि नहीं साफ है। आई टेक दैट रिस्क। और यूजुअली मैं पहाड़ों में जाता हूँ, आई डोंट कैरी द मिनरल वाटर बॉटल। मुझे हैरानी होती है, डूडू बसंतगढ़ में चले गए और एक हाई फाई डीएफओ जो है वो मिनरल वाटर कहता है ये पानी कंटेमिनेटेड होगा। भाई जंगल में आकर के अगर ये पानी आप नहीं पीना चाहते और यहाँ पे भी मिनरल वाटर, वो बात बोतल जाएगी कहाँ? क्या तवी में जाएगी? मैंने उसका डिस्पोजल क्या है? यू डोंट हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं थ्रो नहीं करूँ और इसका रिसाइकल करूँ, वो जिम्मा हम लेते नहीं है। तो प्रेस्क्रिप्शंस आर देयर, डायग्नोसिस भी सही है जैसे अनमोल ने बोला। क्वेश्चन ये कि इंडिविजुअल लेवल पे भी जो एटीट्यूडनल चेंज आनी चाहिए, मुझे लगता है उसकी कमी है। और ये जो आपके कार्यक्रम होते हैं, सोशल मीडिया का एक अहम रोल मैं देखता हूं कि लोगों को मोटिवेट करना और उनको एक सही राह दिखाना, उसके लिए मुझे लगता है आपको भी बहुत बहुत मुबारक ऐसे कार्यक्रम करने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ी चुनौती खासकर जलवायु परिवर्तन की नजर आ रही है, और खासकर जलवायु परिवर्तन ही नहीं, जितनी भी स्पीशीज हैं उनके जीवन शैली पर अगर मनुष्य की बात करें, एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे पे आती नजर आ रही है। और अगर आप इससे बचना चाहते हैं, जिस तरह विद्यार्थी सर ने कहा कि शुरुआत अपने आप से करनी होगी, और अगर अपने आप को बदलाएंगे, अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाएंगे, छोटे छोटे डू एंड डोंट्स करेंगे, एक लार्जर स्केल पर परिवर्तन आ सकता है। लेकिन बड़े लार्जर स्केल की अगर बात करें, हमारे करिकुलम में कहीं ना कहीं पेनिट्रेशन पर्यावरण को लेकर ज्यादा होनी चाहिए, ताकि हमारी साइक में आ सके। लद्दाख एक बहुत बड़ा जीवंत उदाहरण हम सबके सामने है, उसको अपनी जिंदगी में लाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सबके सामने यही है कि चलता है एटीट्यूड, वही हमारी जीवन शैली को खराब करता नजर आ रहा है। बीमारियां हमारे अंदर घर करती जा रही हैं, और उन बीमारियों का जो मूल कारण है कहीं ना कहीं हम उसे इग्नोर करते नजर आ रहे हैं, उसको नहीं समझ पा रहे हैं, और अस्पतालों में लाखों रुपया हम खर्च कर रहे हैं। लेकिन एक मामूली से जीवन शैली में परिवर्तन आपके जीवन को एक नई राह भी दे सकती है, और आपके पर्यावरण को बचा भी सकती है। ऑफिशियल में विद्यार्थी जी, डॉक्टर CM सेठ और अनमोल जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपने कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद के आज के इस अंक में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।